यस नमस्कार। आज सिलेंट्रेटा फाइलम का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है इसको कवर करने चल रहे हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा में अब तक हम लोग कुछ खास बातें अध्ययन कर रहे थे। जैसे हम बात कर रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म पर, और इस पर चर्चा हो चुकी है। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने आपको बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं इनमें बॉडी फॉर्म्स जो होते हैं कई होते हैं, और जिन्हें हम नाम देते हैं क्या, इनको हम जॉइड्स कहते हैं। और इसमें 3 प्रकार के जॉइड हमने आपको बताया था। न्यूट्रिटिव जॉइड, एसेक्सुअल जॉइड इसी को कहा था, दूसरा होता है सेक्सुअल जॉइड, इसका नाम हमने पॉलिप बताया था, और सेक्सुअल जॉइड का नाम बोला था मेड्यूसा, और बताया था कि ये एक बड के फॉर्म में ये जो है एराइज करते हैं। कहाँ से? ब्लास्टोस्टाइल से। एक बड के फॉर्म में ये एराइज करते हैं। आवाज़ मिल रही सभी लोगों को? और ये है प्रोटेक्टिव जॉइड। इनके बारे में हमने आपको बताया था, कॉलोनी के भोजन के लिए जिम्मेदार होते हैं एसेक्सुअल जॉइड्स, जिनको पॉलिप कहा था। और इसका स्ट्रक्चर हमने आपको समझा दिया था कि इसमें माउथ होता है और टेंटिकल होता है, जिसकी मदद से फूड को ट्रैप करके निगल लेते हैं। दूसरा मैंने आपको सेक्सुअल जॉइड मेड्यूसा बताया था। इन पर गोनैड्स पाए जाते हैं और ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और तीसरा हमने आपको बताया था प्रोटेक्टिव जॉइड। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था। एक कंडीशन ऐसा था, बॉडी फॉर्म केवल पॉलिप स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा मैंने आपको बताया था बॉडी फॉर्म जो कि केवल मेड्यूसा को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा हमने आपको बताया था बॉडी फॉर्म ये पॉलीमॉर्फिक है। इस तरह से इस फाइलम के जो एनिमल हैं ये 3 डिफरेंट कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। इनमें से पहली कैटेगरी ऐसी होती है कि जिनका डोमिनेटिंग फेज जो होता है, जो बॉडी फॉर्म होता है, वो कौन होता है? दैट इज पॉलिप। और दूसरे एनिमल ऐसे होते हैं जिनका बॉडी फॉर्म कैसा होता है? मेड्यूसॉइड फॉर्म होता है। तीसरे ऐसे होते हैं जिनका बॉडी फॉर्म पॉलीमॉर्फिक होता है, अर्थात इसमें एक से अधिक प्रकार के बॉडी फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे मेड्यूसा है, जैसे कि पॉलिप है, और जैसे कि डैक्टाइलोजॉइड्स। अब ये जो पॉलीमॉर्फिक एनिमल्स हैं इनके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फाइसेलिया की बात कर लीजिए। ये पॉलीमॉर्फिक एनिमल होता है। इसका एक कॉमन नेम है, पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं हिंदी में, पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गैस ग्लैंड्स पाई जाती हैं और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फ्लोट करता है पानी पर, जो पुर्तगाली सेना एक कैप लगाती है, लगभग उसी प्रकार से मैच करता है। इसीलिए इसको पुर्तगाली युद्धपोत भी कहा जाता है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है इसको, फाइसेलिया को। इसके अलावा इसमें ओवेलिया भी जो होता है ये भी क्या है? ये पॉलीमॉर्फिक एनिमल है। पॉलीमॉर्फिक एनिमल में फाइसेलिया हो गया, ओवेलिया हो गया, और कौन होता है? हाइड्रैक्टिना। ये सब एनिमल ऐसे होते हैं जो पॉलीमॉर्फिक होते हैं, एंड दीज रिप्रेजेंट द डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स। तो इन सब के बारे में पिछले लेक्चर में हमने आपको चर्चा कर लिया था। बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाने का समय तो नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं जिन पर सवाल बन सकते हैं उनका नाम लेना और समझाना जरूरी है उन्हें। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं कि बॉडी फॉर्म्स में न्यूट्रिटिव जॉइड, सेक्सुअल जॉइड और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मेड्यूसा कहाँ पर बनता है? तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ब्लास्टोस्टाइल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्लास्टोस्टाइल बनता है, और उसी ब्लास्टोस्टाइल पर मेड्यूसा बडिंग से एराइज करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सेक्सुअल जॉइड है उसकी ओरिजिन कैसे होती है? तो कह रहे हैं कि सेक्सुअल जॉइड एराइजेज बाय एसेक्सुअल मेथड, बडिंग की विधि से एराइज करता है। और यहां पर जो एसेक्सुअल जॉइड होता है जिसको कि हम पॉलिप कहते हैं,
इसकी ओरिजिन कैसी होती है? एराइजेज सेक्सुअली। इस प्रकार से यहाँ पर जो एसेक्सुअल जॉइड है उसकी ओरिजिन होती है सेक्सुअल मेथड से, और जो सेक्सुअल जॉइड है उसकी ओरिजिन किस मेथड से होती है? तो उसकी ओरिजिन होती है एसेक्सुअल मेथड से, बडिंग से। अब जैसे यहाँ पर मेड्यूसा की ओरिजिन होनी है तो मेड्यूसा जिस पर बॉली क्या नाम है ब्लास्टोस्टाइल पर बडिंग के द्वारा एराइज करते हैं। बात समझ गए? ये स्ट्रक्चर हमने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था कि ये जैसे आपकी ब्लास्टोस्टाइल है सपोज दैट, तो ये मेड्यूसा बर्ड्स होते हैं। ऐसे इस तरीके से इनमें बडिंग के द्वारा ये एराइज करते हैं। इस तरह से अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर, ये बडिंग से पैदा होते हैं इस तरह से, और इनको हम मेड्यूसा बर्ड कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस कहते हैं, हम आपको समझा चुके हैं। आइए और एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। इसमें फाइलम सिलेंट्रेटा में एक खास प्रकार की सेल होती है दैट इज़ यूनिक टू दिस फाइलम एंड दैट सेल इज़ नोन एज निमेटोब्लास्ट। हिंदी में हम इसी को दंश कोशिका कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम स्टिंगिंग सेल कहते हैं। इतने नामों से जाना जाता है। ये नोट कर लीजिए सारा, उसके बाद आगे चले, लिखा होगा पिछले लेक्चर में ये सब। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एक अगले बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर जिसको हम बोलेंगे निमेटोब्लास्ट। ये खास प्रकार की सेल होती है जो फाइलम सिलेंट्रेटा की पहचान होती है। एक खास प्रकार की सेल है। इस सेल का नाम क्या है? यूनिक सेल है। यूनिक सेल टू सिलेंट्रेट, केवल इसी फाइलम के एनिमल्स में होती है। इट इज यूनिक टू सिलेंट्रेट एनिमल्स ओनली। और इस सेल का नाम है, क्या नाम है इसका? नेमेटोब्लास्ट। इस सेल का नाम है, या इसी को हम नाम देते हैं स्टिंगिंग सेल, और इसको हिंदी में हम नाम देते हैं दंश कोशिका। ये नाम है इसके। पहला सवाल जो इस पर बनेगा वो ये है कि जो दंश कोशिकाएं होती हैं निमेटोब्लास्ट, ये क्या होती है? तो दीज आर द ऑर्गेन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। इन पर जो सवाल बनेंगे वो जान लीजिए। ये क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। ये दो तरीके से रोल प्ले कर रही हैं। एक शरीर की सुरक्षा करने का काम करती हैं और दूसरा दूसरे पर हमला करने का काम करती है। तो केवल ये डिफेंसिव मोड में नहीं होता बल्कि ऑफेंसिव मोड में होता है, और ये दूसरे एनिमल पर हमला करके और अपनी सुरक्षा करने का काम करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमला भी करेंगे और अपनी सुरक्षा भी करेंगे, दोनों करेंगे। इसलिए यहाँ पर निमेटोब्लास्ट को हम ऑर्गेन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस कहते हैं। यानी कि ये ऑफेंस भी करते हैं और डिफेंस भी करते हैं। ये दोनों प्रकार का काम करने वाले होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इन पर बात करें। लेकिन इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर देखें, कुछ बात और आप समझ लीजिए इसके बारे में। जिन्हें हम निमेटोब्लास्ट या दंश कोशिका कह रहे हैं, ये केवल एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। निमेटोब्लास्ट्स फाउंड ओनली इन द एपिडर्मिस ऑफ एनिमल। ये जो निमेटोब्लास्ट्स होती हैं ये केवल इसके एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये एपिडर्मिस में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं निमेटोब्लास्ट। ये गैस्ट्रोडर्मिस में नहीं होती, आपको पता है ना। आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन सिलेंट्रेट्स में पाई जाती है। तो निमेटोब्लास्ट जो होते हैं इनकी जो लोकेशन है आपसे पूछा जाएगा, तो आप हमेशा ध्यान रहे कि ये आउटर लेयर में तो पाई जाती हैं
परंतु इनर लेयर में नहीं पाई जाती। ये सारी बातें, ये सब कुछ निमेटोब्लास्ट से संबंधित हैं और इन्हीं पर सवाल बनेंगे। अगली बात, अब अगर हम बात करें कि ये जो निमेटोसिस्ट होती हैं, निमेटोब्लास्ट जो होती है, इसकी बनावट कैसी होती है। दरअसल में ये जैसे अन्य यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये होती हैं। यानी कि यूकैरियोटिक सेल की तरह इनमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स की तरह इनमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, लेकिन कुछ खास स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है जो इसका सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये दंश कोशिका के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से ये ऑफेंस और डिफेंस की तरीके से रोल प्ले कर सकता है। क्वेश्चन है ये, ऐसा कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसकी बात कर रहे हैं। तो हमेशा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि निमेटोब्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसके बारे में कुछ 2-4 लाइनें आप लिख लीजिए निमेटोब्लास्ट के बारे में, कि ये जो सेल्स हैं निमेटोब्लास्ट आर द यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे अन्य यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसी तरीके से होती हैं, हैविंग द न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, हैविंग द न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो सामान्य सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे अन्य सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स निमेटोब्लास्ट के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। लेकिन एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इस सेल का बिहेवियर बाकी अन्य कोशिकाओं जैसा नहीं होता, बल्कि ये बदला हुआ होता है, और बदला हुआ होता है और बदला लेने के लिए होता है, बदला हुआ होता है, बदला लेने के लिए होता है। इसलिए ये ऑफेंस और डिफेंस दोनों की तरह काम करती हैं। जैसे आपकी जेब में रखी हुई पिस्टल आपकी सुरक्षा भी करती है और ज़रूरत पड़ने पर आप उस पर हमला भी करते हैं। तो ऑफेंस एंड डिफेंस ये दोनों तरीके का होता है, राइट। तो इस तरीके से इनमें एक मेन स्ट्रक्चर इनके साइटोप्लाज्म में होता है, द मेन स्ट्रक्चर ऑफ निमेटोब्लास्ट, इट इज नेमाटोसिस्ट। जो मेन स्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो निमेटोब्लास्ट के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्या बोलते हैं इसको हम, इट इज नोन एज निमेटोसिस्ट। ध्यान रहे, निमेटोब्लास्ट के अंदर निमेटोसिस्ट पाया जाता है, यही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा इसको। निमेटोब्लास्ट के अंदर निमेटोसिस्ट होता है, ठीक है। अब जरा स्ट्रक्चर आप देखिए, निमेटोब्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये नोट कर लीजिए बोर्ड पर, जो भी है, जो अगर आप लिख रहे हैं तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए निमेटोब्लास्ट की बनावट थोड़ा देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर,
ये जो स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर, ये एक निमेटोब्लास्ट है। अगर हम देखें तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, दिस वन, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये मटेरियल इसका साइटोप्लाज्म है, दिस वन लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे एक यूकैरियोटिक सेल होती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार की ये सेल पाई जाती है, राइट। अब आप देख रहे हैं कि ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पर एक ये न्यूक्लियस है, इसका सेल न्यूक्लियस। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, बिल्कुल वही तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर, जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, पाया जा रहा है। साइटोप्लाज्म है। बाकी सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर एज इट इज़ पाए जाएंगे, एक्सेप्ट वन दैट इज़ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर हियर फाउंड एंड इट इज़ नोन एज निमेटोसिस्ट। ये आपकी जो निमेटोसिस्ट है, अभी ये इन्वर्टेड पोजीशन में इसके अंदर बंद है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं, दिस वन, ये पूरा स्ट्रक्चर, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपके रेफरेंस के लिए मैं कलर कर दे रहा हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस वन, ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस वन, नाउ दिस वन, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये जो आप देख पा रहे हैं, जिसको अभी हमने आप शेडेड कर दिया है, इसको कलर कर दिया है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक निमेटोसिस्ट है। और ये निमेटोसिस्ट यहाँ पर, ये जो हमारी सेल है, ये चूँकि आपको मालूम है कि निमेटोब्लास्ट मौका पाने पर दगती हैं। ये दगती तब हैं जबकि इनके एनिमल्स के टेंटिकल से कोई भी एनिमल टकराता है या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट टकराता है, तो ये उसे अपना दुश्मन समझ लेते हैं और इरिटेट होकर के ये दग जाती हैं ये सेल्स, और इन सेल्स के दगने से शिकार घायल हो जाता है और जो है बेहोश हो जाता है, और ये फिर उसको पकड़ लेते हैं आराम से और भोजन ट्रैप कर लेते हैं। इस तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो निमेटोब्लास्ट का मुख्य काम होता है कि शिकार को पकड़ना, उसको दाग देना, फिर उससे जब वो अचेत हो जाए तो उसको पकड़ के खा लेना। तो ये इनका सिस्टम होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से शिकार को पकड़ने के लिए हमलावर होना, इसको हम बोलेंगे ऑफेंस। और अगर मान लो कोई भी एनिमल इन पर हमला करता है तो उसे दागेंगे, उसे क्या बोलेंगे, डिफेंस। इस तरीके से निमेटोब्लास्ट जो होती है, ये ऑफेंस और डिफेंस दोनों की तरह रोल प्ले करती है। आइए और इसे समझते हैं कि ये कैसे करती है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो निमेटोसिस्ट है, इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। एक होता है इसका शाफ्ट होता है, और दूसरा इसका बट होता है, BUTT। बट को हिंदी में हम कहते हैं कुंदा। ये कुंदा होता है, और ये कुंदा हालो होता है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को हम हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं इस लिक्विड को हम कहते हैं, जो कि यहाँ पर बट में भरा हुआ होता है, दिस वन, ये आप देख पा रहे हैं। अब इस निमेटोसिस्ट को साइटोप्लाज्म के अंदर साधे रखने का काम यहाँ पर स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज लासो। तो यहाँ पर ये जो लासो है, इसने क्या किया है कि इस निमेटोसिस्ट को इसमें संभाल रखा है कि बाहर ना निकले, और ऊपर से एक ढक्कन लगा हुआ है जिसका हमने नाम क्या दिया है, ऑपरकुलम कहा है, राइट। अब ये यहाँ पर अगर देखें तो अभी ये निमेटोसिस्ट पूरी तरह खुल गया है, जबकि इसमें क्या है, ये निमेटोसिस्ट फोल्डेड है। मतलब यूँ समझ लो कि यहाँ ऐसे मारो, इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर कर लो, तो इस तरीके से ये ऐसे इन्वर्टेड अंदर की तरफ है, ऐसे। यहाँ पर देखेंगे ये पोर्शन जिसे बाहर निकाला गया है वहाँ पर, इसमें कैसा है, ये ऐसे इन्वर्टेड अंडर की तरफ बंद है, और इसको यहाँ पर धागे ने खींच रखा है, जैसे कि कोई तंबू को खींच रखा हो कि नहीं, बाहर नहीं जाना है आपको। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा कि जब कभी कोई शिकार इनके संपर्क में आएगा, नीडोसिल, तो ये नीडोसिल स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज सेंसिटिव फॉर टच। स्पर्श संवेदांग होते हैं, टैक्टाइल होते हैं, मतलब कि पानी में पाए जाते हैं ये एनिमल्स, और अगर कोई भी इनका दुश्मन या फिर इनका शिकार नीडोसिल के कांटेक्ट में आता है, इवन कोई अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट भी इनके कांटेक्ट में आ गया, तो ये निमेटोसिस्ट धड़ाम से दगते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी मटेरियल, मान लो कोई मटेरियल है, कोई एनिमल है जो इनके कांटेक्ट में आ रहा है, नीडोसिल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो जैसे नीडोसिल के कांटेक्ट में आएगा, एक प्रकार का सेंसेशन सेल के अंदर भेज दिया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो नीडोसिल होता है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर टू टच।
अब अगर इसको किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट ने टच कर लिया है या फिर इसके संपर्क में इसका कोई शिकार आ गया है, कोई एनिमल आ गया है जिसको ये खाना चाहता है, तो जैसे ये उसके संपर्क में आएगा वैसे ही नीडोसिल सेंसिटिव होते हैं टच के लिए और इसका एक सेंसेशन सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। और इस प्रकार का सेंसेशन जब साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है तो इनका जो तना हुआ स्ट्रक्चर लासो है, स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये रिलैक्स हो जाता है। और जैसे ये रिलैक्स होता है वैसे इनका शाफ्ट झटके से बाहर आता है, अपर खुल जाएगा और ये अंदर की तरफ लटका हुआ जो आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ आएगा। जो धागा इसमें चारों तरफ से कॉइल्ड था वो लहराने लगता है हवा में खुलकर, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से झटके से ये ओपरकुलम खुलेगा और इनका जो ये शाफ्ट होता है वो झटके से बाहर आएगा और इनका जो धागा लपेटा हुआ था खुलकर हवा में लहराने लगेगा। और शाफ्ट के ऊपर अगर आप देखें मार्जिन पर, टिप पर, तो यहाँ पर 3 बड़े बड़े कांटे होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, इनको बोलते हैं बार्ब्स। बाकी ढेर सारे कांटे छोटे छोटे होते हैं जिनको क्या नाम देते हैं, बारब्यूल्स कहते हैं। तो जब ये झटके से बाहर निकलते हैं तो तड़ाक से ये शिकार के शरीर में धंस जाते हैं। ये जो स्पाइंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो बार्ब्स आप देख पा रहे हैं, और छोटे छोटे जो कंटिकाएँ होती हैं जिनको हम बारब्यूल्स कह रहे हैं, ये शिकार के शरीर में धंस जाते हैं और धंसने के बाद शिकार घायल हो जाता है। अब एक तो इन्होंने घाव बना दिया उसमें, दूसरा क्या होता है कि इस पर प्रेशर पड़ता है, जैसे कि स्क्वीज कर रहा हो, कैसे पिचकारी कोई दबा रहा हो, तो ऐसे यहाँ पर ये स्क्वीज होता है। तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है झरझर झरझर ऊपर की तरफ निकलकर फव्वारे के रूप में बाहर आता है। इस लिक्विड को हम नाम क्या देते हैं, इसको कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपके नेमाटोब्लास्ट के अंदर जो यहाँ पर पॉइजनस लिक्विड होता है उसका नाम क्या होता है, तो इट इज़ नोन एज हिप्नोटॉक्सिन। क्या नाम देंगे इसका, इसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है। अधिकतम अगर और ज़्यादा सवाल पूछने की कोशिश करेंगे तो हिप्नोटॉक्सिन जो होता है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड फिनाल। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है तो उसको नोट कर लो। यहाँ पर जो हिप्नोटॉक्सिन है ये पॉइजनस लिक्विड होता है। जी हाँ, ये प्रोटीन और फिनाल इन दोनों का मिक्सचर होता है और ये एक हिप्नोटॉक्सिन होता है। और जब शिकार के घाव पर इसे ये डाल देता है तो एनिमल जो होता है वो बेहोश हो जाता है, वो हिप्नोटाइज हो जाता है, हिप्नोटाइज या अनकॉन्शियस हो जाता है, पैरालाइज कर जाता है, वो चल नहीं सकता। और फिर ये इसको बड़े आराम से अपने टेंटिकल से लपेट करके अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं, उसको खा लेते हैं। ठीक, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई। इस तरीके से ये डिस्चार्ज नेमाटोसिस्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि नेमाटोब्लास्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, इट इज़ द नेमाटोसिस्ट। अब है तो बहुत सारी कहानी कहने की, एनिमल डाइवर्सिटी का कोई अंत नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी नेमाटोसिस्ट का नाम क्या होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे छोटी तो स्टेनोटिल्स होते हैं, याद रखेंगे, स्टेनोटिल्स। हालांकि बहुत पुराने क्वेश्चन से पता नहीं पूछे कि ना पूछें, लेकिन किताब में है, अब पूछ लेंगे तो आप क्या कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक तो पेनिट्रेंट्स होती हैं, पेनिट्रेंट्स सबसे बड़ी होती हैं और स्टेनोटिल्स जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं। नेमाटोसिस्ट के बारे में अधिकतम पूछेंगे। तो एक सवाल और पूछेंगे कि एपिडर्मिस में ये जो नेमाटोब्लास्ट सेल्स हैं इनका जो समूह होता है उसका नाम क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ दीज नेमाटोब्लास्ट इन एपिडर्मिस, इट इज़ नोन एज बैटरी। क्या कहते हैं इसको, इसी को हम बैटरी कहते हैं। द ग्रुप ऑफ नेमाटोब्लास्ट इन एपिडर्मिस इट इज़ आल्सो नोन एज द बैटरी, है ना। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, कहीं ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे।
ये जो निमेटोब्लास्ट सेल्स होती हैं, इनका जो ग्रुप होता है टेंटिकल्स में, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बैटरी कहते हैं। बात समझ गए? तो निमेटोब्लास्ट में पाए जाने वाला लिक्विड प्रोटीन और फिनाल का मिक्सचर है। इट इज़ आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। दंश कोशिकाएं जब दगती हैं तो इनका जो बार्ब होता है वो एनिमल की बॉडी में धंस करके उसमें घाव पैदा कर देता है। इस घाव पर यही लिक्विड उड़ेल दिया जाता है और इस लिक्विड के प्रभाव से जो हिप्नोटॉक्सिन है, इसके प्रभाव से जो एनिमल होता है, जो शिकार होता है, वो पैरालाइज कर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर ये अपने टेंटिकल से बड़े आराम से उसको पकड़कर खा जाते हैं। ठीक निमेटोब्लास्ट जो होती है केवल एपिडर्मिस में होती हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस का रोल प्ले करते हैं। राइट, इतनी सारी बात बताने के बाद अब चलिए और केवल एक डिस्कशन और बाकी रह गया है, और वो क्या है कि इसका क्लासिफिकेशन सिंपली अगर हम देखें, सिलेंट्रेटा का सिंपल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक 3 क्लास में इनको डिवाइड किया गया है। उनके नाम आप नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में क्लासिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट क्लासेज। इसमें 3 क्लास होते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा, has been classified into class Hydrozoa, class Anthozoa and class Scyphozoa। हाइड्रोजोआ, इसको हाइड्रा बिलोंग करता है। हाइड्रो माने पानी, जोआ माने एनिमल। हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल है हाइड्रा, पढ़ करके आए होंगे, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा इसको। हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल कौन है? हाइड्रा। एंथोजोआ और क्लास स्काइफोजोआ। अब अगर हम बात करें सामान्य तौर पर रिप्रेजेंट मेड्यूसॉइड फॉर्म, मोस्टली ये मेड्यूसॉइड फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं होती, परंतु जो बॉडी होती है वो मेड्यूसा कहलाएगी। एक तस्तरी नुमा ये होते हैं, जैसे जेलीफिश होता है। एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जेलीफिश। तो इनका जो शरीर होता है वो तस्तरी नुमा होता है। राइट, क्लास स्काइफोजोआ में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, इनका शरीर शासर शेप होता है, तस्तरी नुमा होता है, प्लेट लाइक होता है, डिस्क लाइक होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि जेलीफिश, इसको हम आरेलिया भी कहते हैं। ये मेड्यूसॉइड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। राइट, मेड्यूसॉइड फॉर्म का मतलब ये तस्तरी नुमा होता है, ऐसा, लाइक दिस, इस तरह से। ये टेंटिकल्स, गोनैड्स, इस प्रकार की अगर बॉडी है मेड्यूसा जैसी, हम इसको जेलीफिश कह रहे हैं। एग्जाम्पल है। एंथोजोआ में क्या होता है? एंथोजोआ में मोस्टली ये पॉलिप फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा, इस तरीके का। मोस्टली ये पॉलिप होते हैं, ये पॉलिप फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेन बॉडी फॉर्म होता है। हाइड्रोजोआ जो होता है ये पॉलीमॉर्फिक हो सकता है। हालांकि सारे एनिमल पॉलीमॉर्फिक इस क्लास के नहीं होते, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म एक्सट्रीम केस अगर आपको देखना है तो वो आप हाइड्रोजोआ में देख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसका सिंपल क्लासिफिकेशन है। इसका एग्जाम्पल एंथोजोआ का आप सी एनिमोन लिख सकते हैं। क्या नाम है वो? मेट्रीडियम। मेट्रीडियम आप लिख सकते हैं, सी एनिमोन। और यहाँ पर अगर हम देखें इसका हाइड्रा, और ये कौन है? जेलीफिश, जिसको हम आरेलिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ खास बातें थी जो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी कुछ चीज़ और समझाना है। फाइलम सिलेंट्रेटा में एक स्ट्रक्चर आपसे और पूछा जाता है, और वो होता है कोरल के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में? कोरल्स क्या होते हैं। तो एक जानकारी कोरल के बारे में भी आप थोड़ी सी बात नोट कर लीजिए कि क्या होते हैं कोरल्स। जल्दी लिख लीजिए बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है, आगे बढ़ें।
बोर्ड पर लिखा हुआ मटेरियल जल्दी कॉपी कर लें, आगे बढ़ें। जहाँ जहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, सवाल सब पर बनता है, ध्यान रखना इसको। चलिए और बात करते हैं कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स, याद रखिए, कोरल्स जो होते हैं ये फाइलम सिलेंट्रेटा एनिमल्स के कुछ खास एनिमल के नाम होते हैं। तो दीज आर द एनिमल्स, ये क्या होते हैं? ये एनिमल्स होते हैं ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा के ये एनिमल्स होते हैं जिनको हम कोरल्स कहते हैं। और समुद्र में जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनका जो डेब्रिस होता है, जो इनका स्केलेटन होता है, वो पानी में डिपॉजिट होता रहता है। और इस डिपॉजिशन के बाद क्या होता है कि पानी में एक खास प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है और इस चट्टान को हम कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लिख लेंगे, कोरल रीफ क्या है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं मूंगे की चट्टान। ये होता क्या है? फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द skeleton of the animals of phylum Coelenterata. Animals of the phylum Coelenterata. Known as corals. मतलब कि कोरल्स जो होते हैं, ये कोरल्स कुछ खास प्रकार के एनिमल हैं जो फाइलम सिलेंट्रेटा को बिलोंग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सारे एनिमल फाइलम सिलेंट्रेटा के कोरल नहीं होते। जो कोरल होते हैं उनके मरने के बाद समुद्री पानी में चट्टान के रूप में इनका कंकाल डिपॉजिट हो जाता है। अब आप अगर हाइड्रा को कोरल मानेंगे तो ये गलत है, ठीक। लेकिन तमाम ऐसे होते हैं जिनमें कि कोरल रीफ बनाने की पावर होती है, तो उनको हम कोरल कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके मरने के बाद उनका ड्राइड स्केलेटन जो होता है वो पानी में एक चट्टान का रूप ले लेता है, कोरल रीफ का फॉर्मेशन करता है। ऐसे एनिमल्स को हम कोरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कोरल रीफ कहते हैं। और ये जो कोरल रीफ होते हैं ये इनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है, क्योंकि ये ऑर्नामेंट के रूप में अंगूठी में मढ़े जाते हैं। जैसे अंगूठी में नग लगता है, स्टोन लगता है, तो मूंगे का भी जो है एक स्टोन होता है और जिसे उंगली में पहना जाता है, अंगूठी में उसको बना करके, सोने में या चांदी में, किसी भी चीज़ में जिसमें बनाना चाहें आप। तो मूंगा अपने आप में एक प्रेसियस स्टोन है, महंगा बिकता है ये। तो ये होता कुछ नहीं है, दरअसल में ये ड्राइड स्केलेटन होता है इन्हीं सिलेंट्रेट एनिमल्स का। अब ये जो कोरल्स होते हैं इनकी कैटेगरी अलग अलग प्रकार की होती है, इनके नाम हैं अलग अलग तरह के, तो जिन्हें आपको किताब से लिखना पड़ेगा। जैसे ब्लू कोरल है, आर्गेन पाइप कोरल है, ट्यूबिपोरा, कुछ खास प्रकार के। किताब में ढेर सारी इनकी लिस्ट है, हम यहाँ सबको लिखने नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ से किताब से देख लीजिए। जैसे आर्गेन पाइप कोरल कहते हैं, आर्गेन पाइप कोरल, इसका नाम है ट्यूबिपोरा। ठीक है। इसी तरीके से होता है मशरूम कोरल होता है, हम इसे नाम देते हैं फंजिया, ठीक है। रेड कोरल होता है, हम इसे नाम देते हैं कोरेलियम। इसी तरीके से ब्रेन कोरल होता है,
इसी तरीके से ब्लू कोरल होता है। ये इन सब के नाम है, आप किताब से नोट करिए, बहुत ढेर सारे हैं, यहाँ पर लिस्ट बनाने लगेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, हेलियोपोरा जैसे ब्लू कोरल होता है, ब्रेन कोरल होता है, ठीक है, मिनेंड्रियम। तो इस तरीके से अगर हम देखें मिलेंड्रियम तो मिनेंड्रियम, तो इस तरीके से ऐसे तमाम प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो कि कोरल के रूप में होते हैं। इनके द्वारा बनाई गई जो चट्टानें होती हैं वो कोरल रीफ कहलाती हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान द ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलियन सी में है, उसको हम नाम क्या देते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, वो मूंगे की चट्टान का बना होता है। ठीक है, कोरल रीफ 3 प्रकार की होती हैं, फ्रिंजिंग रीफ होती हैं, बैरियर रीफ होती हैं और एटॉल्स होती हैं। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। इनमें से सबसे बड़ी साइज की चट्टान जो मिली है वो बैरियर रीफ की है और नाम क्या है उसका, द ग्रेट बैरियर रीफ। समुद्र में मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है तो बहुत डिटेल, मैं पढ़ा भी सकता हूँ इनको, लेकिन इतना ना तो समय है ना इतना ज़्यादा डिटेल पूछेंगे भी नहीं। आपसे कोरल्स में कुछ खास बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से अगर इजाज़त हो तो फाइलम सिलेंट्रेटा ख़त्म होता है और हम सीधे चलते हैं इसके दूसरे भाई पर। इस फाइलम का नाम है टेनोफोरा। टेनोफोरा बहुत छोटा है, अभी निपटा देंगे, इसमें कुछ खास सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में बता करके हम फिर आगे चलेंगे प्लैटीहेल्मिन पर। थोड़ा स्पीड अच्छी रखनी है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फाइलम सिलेंट्रेटा मैंने समाप्त किया है और अब बात करने चल रहे हैं किसकी, फाइलम टेनोफोरा। बोर्ड पर जो भी लिखा है, कुछ समय का समय है आपके पास, 2 मिनट मुश्किल से, आप इसको बना लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं और टेनोफोरा की कहानी बताते हैं आपको। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम टेनोफोरा। फाइलम टेनोफोरा, इस फाइलम के एनिमल का कुछ कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम क्या है, सी वॉलनट, सी कॉम्ब या कॉम्ब जेली कहते हैं। इन नामों से जाना जाता है, फाइलम टेनोफोरा के एनिमल्स को इन नामों से जाना जाता है, आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, हैबिटेट की अगर हम बात करें, हैबिटेट की बात करें अगर, तो एक्वाटिक हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, अर्थात ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। कोई भी टेनोफोरा फ्रेश वाटर में नहीं होता, सारे के सारे समुद्री जीव हैं ये, इसीलिए बोला जाता है एक्सक्लूसिवली मैरीन। तो कुछ खास प्रकार के एनिमल्स का ग्रुप है जो केवल मैरीन वाटर में होता है, जैसे ये टेनोफोरा आप पढ़ रहे हैं। फिर आगे बढ़ जाइए आप, टेनोफोरा के बाद फाइलम एकाइनोडर्मेटा, समुद्र में ही पाए जाते हैं, इनका फ्रेश वाटर कोई भी ऐसा कोई हैबिटेट का उदाहरण नहीं है। फिर इसके बाद जितने प्रोटोकार्डेट्स होते हैं, सिफेलोकार्डेट, यूरोकार्डेट, सब समुद्र में पाए जाते हैं। और जितनी कार्टिलेजिनस फिश होती हैं ये सब समुद्र में पाई जाती हैं। बोनी फिश केवल पानी में और फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर में पाई जाती हैं, परंतु ज़्यादातर सभी कार्टिलेजिनस फिश जो होती हैं वो समुद्र में पाई जाती हैं। कोई भी कार्टिलेजिनस फिश पानी में नहीं होती, फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि केवल समुद्र के पानी में पाए जाने वाले ये जीव होते हैं।
अगर इनकी हम बॉडी सिमेट्री की बात करें, हम आपको बता चुके हैं ये बाई रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू ग्रेड टाइप होता है। इनकी जो बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, जस्ट लाइक सिलेंट्रेटा। डिप्लोब्लास्टिक होती है, बिल्कुल सिलेंट्रेटा की तरह से होती है। बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें तो वही गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जस्ट लाइक सिलेंट्रेटा। फिर सिलेंट्रेटा और इनमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर इस फाइलम में निमेटोब्लास्ट नहीं पाए जाते। निमेटोब्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, जबकि फाइलम सिलेंट्रेटा में निमेटोब्लास्ट पाए जाते थे। पहले सिलेंट्रेटा को, टेनोफोरा को एक साथ रखा गया था क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। लेकिन डिफरेंस किस बात का है कि सिलेंट्रेटा में निमेटोब्लास्ट नहीं पाए जाते हैं और इसमें टेनोफोरा में, और सिलेंट्रेटा में निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं। तो इस आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। कुछ अभी और लक्षण हैं जिनके आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निमेटोब्लास्ट नहीं होते तो कहेंगे कि साहब निमेटोब्लास्ट का काम होता है ऑफेंस एंड डिफेंस का, तो ये काम कौन सी सेल करती है? निमेटोब्लास्ट की जगह पर इनमें लासो सेल्स पाई जाती है। नाम होता है लासो सेल्स। ये पाई जाती हैं इनकी जगह पर। निमेटोब्लास्ट की जगह पर लासो सेल पाई जाती है। किसमें? फाइलम टेनोफोरा के एनिमल्स में। सारे के सारे समुद्री होते हैं, पिलेजिक होते हैं, इनमें से कुछ बेंथॉस होते हैं, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ घनघोर अंधेरा होता है, ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये आपने देखा कि बॉडी सिमेट्री है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी वॉल है, बॉडी कैविटी है, बॉडी प्लान भी आप समझ लीजिए। बॉडी प्लान कैसा होता है? बॉडी प्लान इनका जो होता है वो ब्लाइंड सैक टाइप होता है। ब्लाइंड सैक टाइप इनका बॉडी प्लान होता है, राइट। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी का निर्माण करने के लिए 8 डर्मल प्लेट्स होती हैं, जिनको कॉम्ब प्लेट्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, बॉडी कवर्ड विद 8 डर्मल प्लेट्स। इनके शरीर को ढकने के लिए 8 डर्मल प्लेट्स पाई जाती हैं, बॉडी को कवर करने का काम करती हैं। ये सवाल आपसे पूछेंगे कि ये जो डर्मल प्लेट्स होती संख्या में 8, इनका काम क्या होता है? तो इन्हीं की अपनी डर्मल प्लेट्स की मदद से इनमें लोकोमोशन होता है। तो आप इस चीज़ को लिख लेंगे कि ये जो डर्मल प्लेट्स होती हैं हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में मदद करने का काम करती हैं। कौन होती हैं ये? बॉडी कवर्ड विद 8 डर्मल प्लेट्स एंड दीज हेल्प इन लोकोमोशन। ये प्रचलन की क्रिया में, चलने में मदद करती हैं। ये कौन? डर्मल प्लेट्स। लेकिन ध्यान रहे कि जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये रेनबो जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। जिस समय सनशाइन होता है, इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ये एनिमल्स जो होते हैं ये रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी डर्मल प्लेट्स में चमक की वजह से होता है ऐसा। ये पहले आप नोट कर लीजिए सारा, फिर आगे लिखें। कर लीजिए, पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में। हो गया होगा। जब सूरज की रोशनी डर्मल प्लेट्स पर पड़ती है तो वो रेनबो का फॉर्मेशन करती हैं।
ये रेनबो बनाते हैं, इंद्रधनुषी छटा बिखराते हैं, बहुत अच्छी सी खूबसूरत दिखते हैं। इनकी प्लेटें चमक देती हैं जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, राइट। इतना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिकॉज दीज आर फाउंड इन सी, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, तो शो द बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी से अजीब प्रकार की लाइट का एमिशन होता है, क्योंकि ये गहरे समुद्र में होते हैं, वहाँ पर धूप अंधेरा होता है, और इस प्रकार से वहाँ के जीवन के लिए अनुकूलित होने के लिए ये लाइट एमिटिंग डिवाइस इनके अंदर होती है, और इस प्रकार से ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। इतनी सारी बात समझ गए। डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इन सब पर, डाइजेशन पर तो कोई बात नहीं करनी है, रेस्पिरेशन पर कोई बात नहीं करनी है, सब कॉमन एज यूजुअल जो आपने सिलेंट्रेट में देखा है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन पर ज़रूर चर्चा करेंगे कि इन एनिमल्स में केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नोट कर लेंगे इस चीज़ को कि इनमें एनिमल्स रिप्रोड्यूस by means of sexual method only. Animals reproduce by means of sexual methods only, no asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता। किसमें? फाइलम टेनोफोरा के एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए इनमें रिप्रोडक्शन केवल और केवल एसेक्सुअल मेथड से होता है, सेक्सुअल मेथड से होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनका जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है। लार्वा इनका जो होता है फाउंड, और इसका नाम होता है साइडिपीड लार्वा कहते हैं इसको। ठीक है, जो लार्वा है सीडिपीड लार्वा हमने आपको नोट कर दिया है। लार्वा पाया जाता है इसलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेवरोब्रैकिया, एंड टेनोप्लाना, ये ठीक है। इस प्रकार से फाइलम टेनोफोरा के बारे में हमने आपको चर्चा कर लिया है। कुछ खास नहीं, नेमेटोब्लास्ट नहीं है। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, इतना अगर आप जाने रहेंगे तो और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इस प्रकार से आज फाइलम सिलेंट्रेटा और इसके बाद टेनोफोरा, इन दोनों का काम लग गया, ये समाप्त हो गए। इनसे संबंधित क्वेश्चंस आप किताब से सॉल्व करिए। उम्मीद है कि अगर आप केवल इतने पढ़ के जाएंगे जो नोट्स में लिखा दे रहा हूँ एनिमल डाइवर्सिटी का, बस आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैक्सिमम सवाल मिल जाएंगे इसी से। पीजीटी की बात कर रहा हूँ, टीजीटी के लिए मेरे पास समय कम है, और टीजीटी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, इसलिए अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छे से तैयार है तो काम हो जाएगा। ठीक है, और नीट के बच्चे वो केवल एनसीईआरटी पर फॉलो करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, कोई सवाल अगर आपको पूछना हो आप लोगों में से किसी को तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन बैठे हुए लोग, कोई सवाल? ठीक है, किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है तो ये लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। ये हमारा वीडियो लेक्चर अभी मुश्किल से 5 मिनट में आपके एप्लीकेशन पर शो होने लगेगा। मैं इसको अपलोड कर दूंगा अभी, राइट। तो आप इसको, जो भी हमने आपको लेक्चर पढ़ाया है आज, अगर कोई कंटेंट छूट गया होगा तो आप इसको देख सकते हैं इसको फिर से। ठीक है, थैंक यू।